ये हम लोगों का साइंस का पेपर है 2016 का। और इसमें से हम लोग मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा सारे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोलते हैं कि एक इफ अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1,1, एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1,1, फिर वो बोलते हैं कि इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ये आपका एक प्लेन है और जो प्लेन है वो 1,1,1 पॉइंट से पास करता है, बिल्कुल सही बात है जी। और दूसरी बात, एक लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। इनडायरेक्टली उन्होंने आपको, देखिए प्लेन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक नॉर्मल चाहिए होते हैं। पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, नॉर्मल उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दे दिया। क्या दिया? 304। ये आपको नॉर्मल दे दिया। एक सेकेंड लगा, आपने क्या किया, आपने प्लेन की इक्वेशन लिख ली। 3 × x−1, 0 × y−1, 4 × z−1 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया सभी को? तो इक्वेशन जो है वो आपके पास बन जाती है 3x + 4z−7 इज इक्वल टू 0। फिर वो बोलते हैं कि ये जो आपके पास प्लेन है, इसकी ओरिजिन के साथ कुछ डिस्टेंस है। इसकी ओरिजिन के साथ कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए ओरिजिन है 0, 0, 0। तो बताइए कितना डिस्टेंस होगा। फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है। ये हम लोगों के पास प्लेन है, ये हम लोगों का पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं? आप बोलते हैं कि अगर आपका ये ABC पॉइंट है, तो आप बोलते हो कि LA + MB + NC - D की मॉड डिवाइडेड बाय L² + M² + N² अंडर दी रूट। ये हमारा डिस्टेंस जो है ये बनता है। इन दी सेम वे जो हम लोगों के पास है वो है 0, 0, 0 पॉइंट। तो डिस्टेंस यदि आप निकालने लगे तो आप बोलेंगे कि 0 + 0 जो भी आपका प्लेन है। अच्छा, यहाँ पे प्लेन कौन था? LX + MY + NZ इज इक्वल टू D। ठीक है जी। तो अपने लिए 0, 0 पॉइंट है, तो आप बोलते हो कि 0 + 0 - 7 की मॉड डिवाइड बाय 3² + 4² की अंडर रूट। तो 7/5 जो है वो आपका डिस्टेंस जो है वो आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको बोलते हैं कि जी आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी 2 + आइटा उसकी रूट है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं वो हमेशा पेयर्स में आती हैं, तो दूसरी रूट फिर ऑब्वियसली 2 - आइटा तो होगी ही होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बोलते हैं कि जी तीनों रूट्स निकालो। वैसे तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आप देखते हो कि बी ऑप्शन में 2 + आयोटा दिया हुआ है, डी ऑप्शन में आयोटा दिया ही नहीं हुआ, तो बी और डी तो आंसर है नहीं। बहुत तरीके हैं करने के। 2 - आयोटा रूट होना चाहिए, ए या सी में से एक आंसर है। अब अगली बात आती है कि 1 और -1 दो चीजें बच गई। या 1 होनी चाहिए, थर्ड रूट जो है या 1 होगी या -1 होगी। आप पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करवा दे वो आपका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमें देते हैं कि जी tan A दिया हुआ है, tan B दिया हुआ है, tan A + B जो है वो फाइंड करने को बोलते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि tan A + B अगर निकालना हो तो वो tan A + tan B डिवाइड बाय 1 - tan A tan B, ये फॉर्मूला होता है। आप लगा देते हो, फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास वैल्यू 1/2 दी हुई है, फिर 1/3 दी हुई है, फिर 1 - 1/2 डॉट 1/3 दी हुई है, तो 1 आ जाता है। एक तरह से A + B की वैल्यू जो है वो π/4 आ जाती है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन ये हम लोगों ने देखना है। इसमें बोलते हैं कि जो z है वो x⁴ + y⁴ डिवाइड बाय x⁴ + y⁴ है। 1/6 कॉमन निकाल लीजिए। आप देखते हैं कि x⁴ - 1/6 1 प्लस y/x⁴ आ जाएगा, और इधर आपके पास 1 + y/x⁴ 1/6 आ जाएगा। कुछ देखने में आपको फेमिलियर लगना चाहिए। आप देखते हो कि ये जो चीज है ये x⁴ 1/12, साथ में फी ऑफ y/x आ जाता है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 1/12। एक हमारी आइलर थ्योरम होती है। आइलर थ्योरम कहती है कि अगर होमोजीनियस फंक्शन हुआ तो x(z)x + y(z)y जो है वो nz आएगा। और हमारे लिए जो, सॉरी इंटीजर डाल दिया, z आना था। तो जो आपके पास n है हमारे लिए 1/12 है। क्वेश्चन देखते ही आप कर लोगे एग्जाम में जब बैठोगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला है एक्चुअली। एक बोलते हैं कि हमारे पास 8 सर्कल्स हैं। तो वो जो 8 सर्कल्स हैं अगर आपस में कट करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बनेंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है।
2 × NC2। ये जो है ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसमें आप n = 8 पुट कर देंगे, ऑब्वियसली फिर वो हो ही जाएगा। अच्छा, फिर वो बोलते हैं अलजेब्रे का क्वेश्चन है ये, कहते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें बोलते हैं कि पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि अगर प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है, प्राइम मतलब साइक्लिक होता है। वैसे इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं वैसे साथ ही बता रहा हूँ। अगर अगर आपके पास अगर आपके पास जो है ये प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको बोलते हैं कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। ये तो चलो बेसिक डेफिनेशन है कि अपने पास एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कोई भी ग्रुप जो है वो परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होएगा। बिल्कुल बेसिक थ्योरम होती है, केले थ्योरम इसे बोलते हैं। तो ये नाम वाली थ्योरम है, केले थ्योरम। फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे वो बोलते हैं कि जी आपके पास जो है फील्ड इज यूक्लिडियन डोमेन। अब वो डायग्राम याद कर लेते हैं, प्लीज मेरी बात को याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास रिंग्स हैं। रिंग्स के अंदर हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव रिंग्स हैं। कम्यूटेटिव रिंग्स के अंदर हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है। इंटेग्रल डोमेन के अंदर हमारे पास पीआईडी है। ठीक है जी, सॉरी यूएफडी है। पहले यूएफडी आएगा, पहले यूएफडी आएगा, उसके अंदर आपके पास जो है वो पीआईडी है, उसके अंदर जो है वो आपके पास ईडी है, और सबसे अंदर सबसे कम जो है वो फील्ड है। फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर। अगर फील्ड है तो आप बोलो जी फील्ड पीआईडी होता है, हाँ जी होता है। फील्ड ईडी होता है, हाँ जी होता है। यूएफडी होता है, हाँ जी होता है। जो लेना है सब बना लो, फील्ड सब बन जाता है। इधर से इधर को नहीं जा सकते, अंदर से बाहर को आ सकते हैं। तो आप क्या बोलते हो? आप ये समझ आ गई ये बात? अच्छा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फील्ड अगर हो तो अपने आप ही ईडी बन जाता है, अगर ईडी हो तो पीआईडी बन जाता है, अगर पीआईडी हो तो यूएफडी बन जाता है। इतना काम आ जाएगा हमारे। तो ये जो उन्होंने लिखा हुआ है कि फील्ड है तो इंटेग्रल डोमेन हो, इंटेग्रल नहीं सॉरी ईडी होता है, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। अगर वो कुछ और भी लिख देते थे वो भी ट्रू था। अच्छा, अगला जो है वो डी ऑप्शन है। इसमें बोलते हैं कि जो एवरी यूएफडी इज पीआईडी। गलत है, बिल्कुल गलत है। यूएफडी का पीआईडी बनना जरूरी नहीं। ठीक है जी, पी अगर वो बोलते एवरी पीआईडी इज यूएफडी फिर हो जाता, पर यूएफडी पीआईडी बनेगी ना, बिल्कुल गलत। तो डी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। फिर उसके बाद आपको बोलते हैं सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में फी 4 बोलते हैं। तो ये फी 4 उन्होंने बोला है, कोई फी 100 निकालने को बोल देते, फी 1000 निकालने, कुछ भी नंबर बोल देते, हम सारे कर लेते। तो सबसे पहली बात, फी पी रेस टू दी पावर के अगर आपने निकालना है तो पी रेस टू दी पावर के माइनस पी रेस टू दी पावर के माइनस 1 बनेगा। और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्राइम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ 100 का फी निकाल, तो आप बोलोगे कि इसके लिए जो प्राइम है वो सेपरेट सेपरेट करो पहले, जैसे 2 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर अलग अलग करो, प्राइमों को अलग कर दो, फिर जो प्राइम वाला फॉर्मूला है वो लगा दो। यहाँ पे तो चलो जो हमारे क्वेश्चन में तो एक ही प्राइम है, तो फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि 2 की स्क्वायर माइनस 2 की 1, तो ये 2 आंसर जो है वो बन जाता है। ये सेवंथ। एट्थ क्वेश्चन जो है इसमें बोलते हैं कि नॉट ट्रू देखना आपने। कहते जो एनआर है, न्यूटन रैप्सन मेथड जो है उसकी क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होती है। क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का मतलब होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 2, उसे क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस बोल देते हैं। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। अच्छा, सेम एक ही लाइन को दो बार लिखा हुआ है। न्यूटन रैप्सन मेथड हैज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2। एक ही बात है, दोनों लाइन एक ही चीज को दो बार उन्होंने क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर वो बोलते हैं कि बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड जो है कहते हैं कि इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 होता है। ठीक है जी, या बोल दें कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है, या वो बोलते हैं कि इसका जो कन्वर्जेंस है वो इसकी लीनियर है। एक ही बात है, कन्वर्जेंस जो है इसकी लीनियर है, एक ही बात है ये। फिर उसके बाद बोलते हैं कि बाइसेक्शन मेथड इज द फास्टेस्ट। में हम लोगों ने ये डिस्कस किया भी था, जो बाइसेक्शन मेथड है ये सबसे वीकेस्ट मेथड होता है, सबसे ज्यादा इटरेशनें इसके साथ लगती हैं। ठीक है ना, तो ये वीकेस्ट होता है, फास्टेस्ट होने का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, आगे नाइन्थ क्वेश्चन में बोलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में बोलते हैं कि अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 4 रेड, और जितनी भी बॉलें दी हुई हैं। फिर वो बोलते हैं कि इफ अ बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम वाइज, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक और व्हाइट, है ना, या व्हाइट होए
या आपकी बॉल जो है वो व्हाइट हो या वो सॉरी ब्लैक हो, या आपकी बॉल जो है वो ब्लैक और रेड, ब्लैक हो जाए या रेड हो जाए। तो आप देखिए कि टोटल कितनी बॉलें हैं, टोटल हमारे पास हैं 12 बॉलें। और आपको कौन सी पसंद है, आप कहते हो व्हाइट नहीं आनी चाहिए, बाकी जो मर्जी आ जाए। तो आप बोलते हो कि व्हाइट कितनी सॉरी ब्लैक कितनी है 5 और रेड कितनी है 3, 8/12 प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो है ये देख के मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि हमारे सिलेबस में ये चीजें जो है ये है नहीं, डुअल वगैरह जो है ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इन्होंने डाला हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा, अगर मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हो आ गया, क्या करना है वो मैं आपको उतना अब प्रोसीजर जो है वो बता देता हूँ। तो बोलते हैं कि मैक्सिमाइज 5x1 प्लस 6x2 आपके पास था। फिर बोलते हैं x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 5 था। फिर बोलते हैं x1 माइनस x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था। फिर बोलते हैं x1 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड था और जो x2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये दिया। अब डुअल लिखना आता है तो डुअल में क्या करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कंस्ट्रेंट्स बनाता है और जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। तो डुअल प्राइमल प्रॉब्लम जो है, डुअल प्राइमल पेयर इसे बोलते हैं। अब कर देने को हमें क्वेश्चन थोड़ा इजी देना चाहिए था, उन्होंने क्वेश्चन काफी लंबा दिया है। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि सबसे पहली बात तो जो जब भी कभी आपने डुअल बनाना है, आपने देखना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन में है। अगर वो मैक्सिमाइजेशन में है तो उसके अंदर ये तो देखो जैसे इक्वल आ गया, जो अगर ये इक्वल आ गया तो चलो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे जब मैक्सिमल की प्रॉब्लम होती है उसमें लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। आपको सबसे पहले इसे लेस देन में कन्वर्ट कर, इस तरह से आप इसे लेस देन में कन्वर्ट करते हो। फिर x1 कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड दिया, चलो रहने दो अनरिस्ट्रिक्टेड। फिर x2 कहते हैं ग्रेटर देन 0 है, चलो ग्रेटर देन 0 रहने देते हैं। अब डुअल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डुअल ऐसे बनाते हैं कि जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स है ना, इनका अच्छा यहाँ पे -3 आना था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया ना, -3 आना था। जो आपकी कंस्ट्रेंट्स है ना, यहाँ से 5 और 3 उठा, तो 5y1 -3y2, ये समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ से 5 उठा लिया, यहाँ से 3 उठा लिया, y1 y2 लगा दिया, बिल्कुल सही बात है। इसको आपने मिनिमाइज करवा दे, ये आपका बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे आगे आपके पास ये जो ये देख रहे हो आप, ये 1 1 है ना, 1 1, ये 1 1 पकड़ो। ये 1 1 जब आप पकड़ोगे तो इस 1 1 से बनेगा y1 प्लस y2। ये आप देख रहे हो ये वाला 2 और 5, इससे आपके पास बनेगा 2y1 माइनस 5y2। ठीक हो गई बात, बिल्कुल ठीक है। फिर अब देखना है कि जो x1 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। ये जो आपके x1 के कॉफिशिएंट थे उससे आपके पास बनी है x1 y1 प्लस y2, ये अनरिस्ट्रिक्टेड था। अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो ये 5, ये अच्छा सॉरी इसके साथ क्या आना है, x1 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 1 1 और 5। ठीक है जी, 2 -5 और 6, ये चीज जो है ये आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाती है। ठीक है जी, x1 जो था वो अनरिस्ट्रिक्टेड था। जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है उस वेरिएबल के लिए यहाँ पे इक्वालिटी लिखी जाती है। ठीक है जी, दूसरी ये तो चलो सिंपल ही है, लेस देन इक्वल टू 6, समझ आता है। ये आपकी थी पहली कंस्ट्रेंट, ये वाला। इससे जो 5 उठाया उससे y1 बना, ये जो आपके पास -3 था इससे y2 बना। जिस कंस्ट्रेंट, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी होगी उस कंस्ट्रेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वेरिएबल लिया जाएगा, हमारे केस में y1 है, वो y1 वेरिएबल होगा अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर प्राइमल के, ये प्राइमल है, जो ओरिजिनल है जो आप बना रहे हो उसे डुअल बोलते हैं। जो प्राइमल है ये वाला प्राइमल, अगर प्राइमल के अंदर कोई कंस्ट्रेंट इक्वल में है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वेरिएबल आएगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड बनेगा। दूसरी बात, जो वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो कंस्ट्रेंट बनाएंगे उसमें इक्वालिटी आएगी। ठीक है जी, ये चीज आपने 3 4 बार रिपीट करके सुन लेनी है। जिस कंस्ट्रेंट के अंदर इक्वालिटी डाली गई है, जिस कंस्ट्रेंट के अंदर इक्वालिटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वेरिएबल है, हमारे केस में y1, वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। दूसरी बात, जो हमारे पास वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है
उस वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, उस वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आप कंस्ट्रेंट लिखोगे वो कंस्ट्रेंट इक्वालिटी में आएगी। मैक्सिमाइजेशन बन जाएगा मिनिमाइजेशन, लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास डुअल बन जाता है। जो आपको प्रॉब्लम दी है ये उसका डुअल है। ये आप लोग देख लीजिए कि कौन सा मैच करता है। जो मैच करता है वो आपका आंसर है। अच्छा, मैंने आपको इतना सारा करवा दिया, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आप देखोगे सिर्फ एक ऑप्शन आपका मैच करता है। कौन सा वाला आप खुद देख लो, फोर्थ ऑप्शन। हम लोग अगर ना भी करते, मैं सारा ना भी करता, मैं सिर्फ इतना ही बोल देता आपको कि यहाँ से 5 और -3 देख लो, तो आपके जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 5 और -3 है, वही आपका आंसर है। ठीक है ना। चलिए, तो ये है कि हम लोगों ने सारा कर लिया। कल को अगर आपको कोई और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखो कितनी सिंपल सी बात। तभी हम लोग जो है इस चीज के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितनी आपकी नेमिंग थ्योरम्स बनती हैं वो सारी आपको कर लेनी चाहिए स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। अब बोलते हैं कि 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। अगर 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं उसके लिए ये आपके पास 3 फोर्सेस हैं। कहते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दी अदर 2 फोर्सेस। ठीक है जी। ये वाला फोर्स जो है ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाला फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाला फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है। ऐसे पी क्यू आर, एवरी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दी अदर 2 फोर्सेस। इसे लामी थ्योरम, लैमीज थ्योरम बोल दो, लामी थ्योरम बोल दो, जो भी आपको ठीक लगे इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपको बोलते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, ड्रॉप्ड फ्रॉम दी हाइट्स 5 एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक बॉडी को 5 मीटर से गिराया जमीन पे, दूसरे को 20 मीटर से गिराया। और फिर वो बोलते हैं कि टाइम टेकन जो है वो कितना होएगा जमीन पे पहुंचने में। रेशो निकालनी है उसकी, ना भी पूछते सीधा ही बोल देते टाइम कितना लगा वो बता दो, तो चलो कोई बात नहीं है ना। आप बोलते हो कि अपने पास जो है ये जमीन है, ये पार्टिकल है, इसको ऊपर से गिराया नीचे, u इज इक्वल टू, ऐसे होता है ना, हाथ में पकड़ी थी चीज ऐसे छोड़ दी, पहले तो उसकी स्पीड 0 थी, वो ऐसे जब नीचे गिरेगी तो स्पीड बढ़ती जाए। और इधर वाली साइड पे आपके पास जो है वो आपके पास u यहाँ पे भी 0 ही है। और इसके लिए वो फॉर्मूला होता है कोई ऐसा जो जिसमें स्पीड आ जाए, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आ जाए, और जिसके अंदर हाइट आ जाए, जिसके अंदर टाइम आ जाए, होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt² फॉर्मूला होता है। तो h जो है पहले वाले केस में h जो है वो 5 है, टाइम हमें पता, टाइम को छोड़ो, अपना टाइम की जरूरत नहीं है, u 0 है, और ये हाफ g t1² बन जाता है। फिर 20 वाला जो है उसके लिए देखते हैं तो हाफ g t2² जो है वो बन जाता है। T1:T2 हमको निकालनी है, तो T1:T2 जो है वो आप देखते हो 1:2 आ जाएगी। स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो कट जाएंगे, तो फिर वो 1:2 जो है वो आपके पास आ जाएगी। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन, ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन ही है, 13th क्वेश्चन। इसमें बोलते हैं, इसको रब कर लेते हैं पहले। 13th क्वेश्चन जो है इसमें हमें बोलते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसे वेलोसिटी दी है, उसे एंगल दिया है। तो सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पे आप खड़े थे, आपने बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन दे दिया, मोशन देने के लिए आपने यू वेलोसिटी और अल्फा एंगल जो है वो यूज किया। अच्छा, अगर आपको पूछे कि बताओ कितना टाइम लगा हुआ, आप बोलते हो कि 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी टाइम जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में पूरा। अब क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, ये ऊपर जाई जा रही है, 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 एक पॉइंट पे बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है। बड़ी क्लियरली आपको ये बात दिखती है, ये हाफ, आधा डिस्टेंस ऊपर जाने को, आधा डिस्टेंस नीचे जाने को, आधा टाइम ऊपर जाने को, आधा टाइम नीचे जाने को। तो अगर आपको बोले कि यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा होगा, तो आप बोलते हो कि यू साइन अल्फा बाय जी लगा होगा। ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है, हाफ टाइम ऊपर जाने का, हाफ टाइम नीचे आने का, ये चीज जो है ये बन जाती है। फिर 14th क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दूसरा है 14x प्लस 21y इक्वल टू 49। 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो है ये 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू बच जाता है। दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली फिर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। 15th क्वेश्चन में बोलते हैं कि ए जो है वो आपके पास मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर है, मतलब ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। अच्छा, ए डिटर्मिनेंट 0 है, अगर अच्छा आपको पता है ये बात
कि एडजॉइंट ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 नहीं आता है। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी फिर 0 ही होगा। तो इसका मतलब अगर ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए ने भी सिंगुलर ही होना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें बोलते हैं नॉन सिंगुलर होगी, बिल्कुल गलत बात है। सिमेट्रिक होगी, ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो बोलते हैं कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट पूरी की पूरी ही 0 हो जाएगी, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका बन जाता है 16th क्वेश्चन। इसमें आप बोलते हैं कि बी जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको बोलते हैं कि बी इनवर्स ए बी का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, तो आप बोलते हो कि बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ए डिटर्मिनेंट ही बच जाता है। ये तो मेरा ख्याल है कि सभी ने आराम से कर लिया होगा। फिर वो बोलते हैं कि 17th क्वेश्चन में ये डेफिनेशन है, कहते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, जो मैट्रिक्स थी वो ए मैट्रिक्स थी, उसके जब मैंने माइनर निकालने शुरू किए आर ऑर्डर के माइनर, उसके मैंने आर ऑर्डर, ये मान लीजिए इसमें से छोटा सा माइनर, जितने और आर और ऑर्डर के जितने माइनर हैं सारे मैंने निकाल निकाल के देखे, सारे जने 0 आ रहे हैं। जो आर ऑर्डर के इसके जो मैंने माइनर निकाले हैं आर ऑर्डर वाले, वो सारे के सारे 0 आ रहे हैं। इसका मतलब देखिए, आपको जो है वो रैंक निकालने का प्रोसीजर पता होना चाहिए। प्रोसीजर ये होता है कि आपके पास मैट्रिक्स होती है, आप उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स का खुद का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो, आप देखते हो कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, आप बोलते हो नहीं इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। फिर जब 3 देख लिया, फिर आप इसके 2x2 के माइनर निकालने शुरू करते हो, जितने माइनर एग्जिस्ट करते हैं आप सारे निकालते हो, ठीक है जी। अगर एक माइनर भी नॉन जीरो आ गया 2x2 का, तो उसका जो रैंक है वो 2 हो जाएगा। अगर सारे के सारे 2x2 वाले 0 हो गए तो आप बोलोगे नहीं रैंक 2 नहीं हो सकता, फिर 1x1 वाले देखते हैं, ऐसे है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी यही चीज है, बोलते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना मर्जी हो मैटर नहीं करता। वो बोलते हैं कि आर ऑर्डर के जितने माइनर थे वो सारे हट गए, 0 हो गए, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि इसका मतलब जो उसका रैंक है रो ए जो है, फिर वो आर नहीं हो सकता, आर से कम ही होगा। जिस ऑर्डर पे आपको रैंक मिलना होता है उस ऑर्डर पे कम से कम एक माइनर तो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी चाहे सारे 0 हो जाएं, डजेंट मैटर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे आपको बोलते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में बोलते हैं कि फॉल्स देखना है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स, अच्छा एक मैट्रिक्स ए और उसकी जो ट्रांसपोज है, ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम आएंगी, सारी दुनिया ये बात जानती है। फिर बोलते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, किया हुआ है हम लोगों ने, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होती है उसकी आइगन वैल्यू 0 या 1 होती है। फिर वो बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है लैम्डा 1 अप टू लैम्डा n, ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अच्छा, कल को कोई और क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे, वो बोलेंगे कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, तो आप बोलोगे ट्रेस होता है। फिर उसके ये पूछा नहीं, वैसे बता दिए, लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू होती है। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा बनती है, पर गारंटी है कि ए इनवर्स, पर पहले ये गारंटी लेनी पड़ती है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू जो है वो ए डिटर्मिनेंट बाय लैम्डा होती है, पर फिर वही बात है, श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि लैम्डा नॉन जीरो। तो मान लेते हैं कि चलो अगर हमें पता है कि हाँ लैम्डा नॉन जीरो है तो ये बनेगी। उन्होंने बोला है कि अगर ए जो है वो लैम्डा की आइगन वैल्यू है तो एडजॉइंट ए की 1 अपॉन लैम्डा, वो तो गलत ही हो गया ना, आपके सामने ही है, देख लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, बोलते हैं कि जो आपके पास ए और बी है, दो सेट हैं, उनके अंदर 3 और 6 एलिमेंट हैं, ए यूनियन बी में बताओ कम से कम कितने एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट कितने आएंगे ये बताओ। तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास जो है ये आपके पास बी है, और ए आपके पास मान लो इसके पूरा अंदर ही पड़ा है। तो जो 3 एलिमेंट ए ने लेके आने थे वो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एज ए रिजल्ट ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट आएंगे, 6 ही आएंगे ना उसके अंदर। अच्छा, अगर मान लो आपको दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं नहीं, ए यूनियन बी में ज्यादा से ज्यादा बताओ कितने एलिमेंट, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलते हो कि यूनियन करेंगे तो 9 एलिमेंट बनेंगे उसके अंदर। आगे आगे जो है वो अपना क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में बोलते हैं कि अपने पास एक y इज इक्वल टू 1/x है और दूसरा जो है वो y इज इक्वल टू -x है, तो बताओ कि इनके बीच में कॉमन क्या आएगा। वैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता तो आप देखते हो कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है,
ये, और y इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, 135 डिग्री स्लोप होती है, ऐसे बनता है। तो ये कहीं पे कट नहीं कर, अगर ये कट कर जाते तो आप बोलते कि इंटरसेक्शन कुछ आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा इंटरसेक्शन में। मान लीजिए कि मैं लाइन चेंज करके y इज इक्वल टू -x की जगह पे y इज इक्वल टू x दे देता हूँ, तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो लाइन ऐसे 2 पॉइंटों पे काट के जाएगी, इसको देख लो, फिर आप बोलोगे हाँ पॉइंट्स आ रहे हैं। इस केस में पॉइंट नहीं आ रही, ये हम लोगों ने ग्राफिकली कर लिया। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, आप कहते हो एग्जाम में थोड़ा ना पता चलता है ग्राफिकली कैसे करना है, कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन निकालनी है। एक है y इज इक्वल टू 1/x, दूसरा है y इज इक्वल टू -x। इक्वेट तो पता है ना कि अगर इंटरसेक्शन निकालनी है तो इक्वेट करना पड़ता है, तो आप इक्वेट करते हो 1/x इज इक्वल टू -x, मतलब x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या x की कोई रियल वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब किसी रियल वैल्यू के लिए दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में फाई आएगा। आगे आगे जो है वो आपके पास 21st क्वेश्चन है। बोलते हैं कि ये तो सिंपल सी बात हम लोगों ने बहुत बारी पढ़ी हुई है। 21st क्वेश्चन में बोलते हैं कि अगर ए बी सी जो है वो एपी में होते हैं तो k रेज टू दी पावर a, k रेज टू दी पावर b, k रेज टू दी पावर c जो है वो जीपी में होती है। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आ रहा, कम से कम आपको इतना तो पता है ना कि एपी क्या होती है, 1 2 3 एपी होती है। अगर 1 2 3 एपी है तो k पावर 1, k पावर 2, k पावर 3 क्या है? जीपी ही है ना। फिर सिंपल सी तो बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे आगे वो बोलते हैं कि 22nd क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन में बोलते हैं कि सम ऑफ द सीरीज, ये वाली जो है ये फाइनाइट नंबर है। अच्छा, तो आप देखते हो कि 1 + 3/x है, फिर 3/x की होल स्क्वायर है, फिर 3/x की होल क्यूब, सो ऑन। ये चीज आपके पास है, देखने में जीपी टाइप की लग रही है। ए 1 + r + r², सो ऑन, इज a/1 - r। ये एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट करता है? अगर आप ये बोल दो कि r mod लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 3/x का मॉड्यूलस वो भी लेस देन 1 होना चाहिए, पर इन्होंने x ग्रेटर देन 0 दे दिया, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो 3/x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब जो x है वो आपका ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। 23 क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो h है वो क्या है? हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है सभी को। हार्मोनिक मीन निकालते हैं हम लोग 2/h इज इक्वल टू, सॉरी 2/h इज इक्वल टू 1/p + 1/q। तो अगर आप h को उधर वाली साइड पे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो फिर ये तो आप समझते ही हो ना, 1/p + 1/q। इस तरह से ये चीज जो है ये बनती है। आगे आगे उन्होंने दिया हमें 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये जो सेट आपको दिया हुआ है इसका सुप्रीमम कितना खाएगा। तो आप देखते हो कि 3n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 1, और n जो है वो नेचुरल नंबर दिया होगा। n जो है वो हमें नेचुरल नंबर दिया होगा। अब आपको ये देखना है कि जो आपका सेट है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बड़ी सिंपल बात है ये। अगर आपका सेट इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर आपका सेट इंक्रीजिंग है मतलब n इज इक्वल टू 1 पुट किया, कोई वैल्यू आई, n इज इक्वल टू 2 वैल्यू क्या, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, n इज इक्वल टू 3 क्या, थोड़ी उससे बड़ी वैल्यू आई। इस तरह से जो सेट है वो आपका इंक्रीज करता है, तो इन्फिनिटी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर आपका सेट जो है वो डिक्रीजिंग है, मान लेते हैं आपका सेट डिक्रीजिंग है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? n इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिलेगी। ये मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूँ। पहला मेथड है कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए जैसे ये आपने किया तो आप बोलते हो कि जैसे ये कर रहे हैं हम लोग, आप इसका डेरिवेटिव कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इसका डेरिवेटिव किया तो आप देख सकते हो कि 2n + 1 × 3 माइनस फिर 3 × 2n + 1 जब करते हैं तो, सॉरी मैंने गलत कर दिया डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 3n + 2 आना था, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका नेगेटिव आ जाना था, नेगेटिव आ जाना था। इसका मतलब जो आपका सेट है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर आपका सेट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो जो आपके पास, एक सेकेंड, वी डेरिवेटिव किया है और यहाँ पे 2 आना था, और एक मिनट कोई गलती तो नहीं हो गई, यहाँ पे माइनस कुछ और है, 1 आना था। ठीक है जी, तो एक मिनट जरा पहले चेक
तो जब आपने डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव आपका जो है वो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब जो सेट है वो आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अगर आपका सेट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब पहले इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई थी, n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई थी। कितनी आई थी पुट करके देखो, n इज इक्वल टू 5 आया, 1 किया तो ये बन गया 5 और ये बन गया 3। फिर वो बोलते हैं कि ये वैल्यू 5/3 से स्टार्ट होगी। अच्छा 5/3 की वैल्यू आप देखते हो 1.6 समथिंग कुछ इस तरह से 6 ऐसे करके बनेगी। ठीक हो गई बात। आप चलते 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 आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट कर दो। जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू 1.5 आ जाती है। लिमिट आती है ना लगानी, आती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे 3/2 1/5 आ जाएगी। तो अगर आपको बोले बताओ इसका इनफीमम कितना है, आप बोलोगे ये इसका इनफीमम है। बताओ इसका सुप्रीमम कितना है, ये इसका सुप्रीमम है। ये तो हम लोगों ने डेरिवेटिव वाले मेथड से कर लिया। दूसरा मेथड कई लोग ऐसे बोलते हैं, कहते हैं क्या डेरिवेटिव, पेपर में इतना टाइम थोड़ा ना होता है कि डेरिवेटिव करने बैठे। आप क्या करो, जो आपको सेट दिया हुआ है ना, जैसे इन्होंने जो भी दिया हुआ है उसके अंदर कहते हैं n की वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दो बस। तो आपने n की वैल्यू पुट की, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, कहते हैं 5/3 है। फिर कहते हैं n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो वैल्यू जो है वो आपके पास 8/5 आई। आप देखते हो कि इसकी वैल्यू 1.66 होती है, इसकी वैल्यू 1.6 होती है। तो कहते हैं बस दो वैल्यू से पता चल जाएगा कि इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। आपको पता चल गया ये डिक्रीज करता है, बस बात खत्म। इसका मतलब ये जो आपका 1.66 है ये इसका सुप्रीमम होएगा, और ये जो चलते 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 बिल्कुल इंफिनिटी पे जाएगा 1.5 आएगा, ये इसका इनफीमम होएगा। तो इसको रब करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का 25th क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि जी कौन सा सेट जो है वो कॉम्पैक्ट है। तो ये हम लोगों ने पहले भी बहुत बारी की है। कॉम्पैक्ट देखना है मतलब इतना देखना है, जो जब आपने कॉम्पैक्ट देखना है तो आपने इतना देखना है कि क्लोज्ड चाहिए हमें और साथ में हमें बाउंडेड चाहिए। तो आप देखते हो कि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, क्यू है, होल नंबर है, इंटीजर है, फिर उसके बाद आपके पास रियल नंबर है, सी है, कोई मर्जी ले लीजिए आप, ठीक है। प्राइम नंबर का सेट ले लीजिए। सारे ये तो इनफाइनाइट सेट होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच बीच में कहीं पे घूमते रहते हैं। तो इनमें से तो कोई भी सेट जो है वो कभी कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। तो दूसरे नंबर पे आपको बोलते हैं कि जो आपका एक सेट दिया, उन्होंने आपको ए बी इंटरवल दिया। चलो ए बी इंटरवल ये तो क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड होने के कारण वो क्लोज्ड सेट बन जाता है। फिर उसके बाद बाउंडेड, तो चलो ये आपको साफ ही दिख रहा है कि ये बाउंडेड है, तो ये आपका कॉम्पैक्ट सेट जो है वो बनता है। 26th क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू, ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ उन्होंने, कहते हैं कि इसकी लिमिट क्या आएगी, कन्वर्ज कहाँ पे करेगा। तो आप बोलते हो कि 1+2/n की पावर जो है वो हमें n+3 जो है वो दी हुई है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सभी को किया हुआ है हम लोगों ने ये, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+a/n रेज टू दी पावर n/a अगर हो तो उसकी वैल्यू e आती है। अब हम लोगों को जो आपने लिमिट निकालने को बोली, आप बोलते हो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+2/n रेज टू दी पावर n और 1+2/n की क्यूब। इसको साइड पे कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो n पावर है ही नहीं ना। तो आप बोलते हो कि इसके ऊपर पावर जो है वो 2 अपनी तरह से मल्टीप्लाई ऐसे कर देते होते हैं, n/2 और 2 कर देते होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी वैल्यू e बन जाती है, साथ में 2 बन जाता है। फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 1/n इन्फिनिटी 1 या 1/n इन्फिनिटी 0, तो ये सिंपली 1 बन जाता है। तो E2 जो है वो आपका आंसर जो है वो बन जाता है। आगे आगे आपको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ, पी टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो जो पी टेस्ट है वो कहता है कि अगर आप समीशन 1/n रेज़ टू द पावर p को कन्वर्ज करवाना चाहते हो तो आपको p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 लेनी चाहिए। हाँ, उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे p ही नहीं डाला। p का मतलब क्या होता है, 1 आएगा, 2 आएगा, सारी टर्म्स आएंगी। उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ जो है वो ऑड टर्म्स ले लेना, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन फिर भी सेम रहती है कि p ग्रेटर देन 1 ही चाहिए हमें। अच्छा आगे आगे जो है उन्होंने दिया हुआ है, कहते 28 क्वेश्चन। अब ये हम लोगों ने बड़ी बारी की है कि अगर आपके पास a+b रेज टू दी पावर n है और आपको सिर्फ कॉफिशिएंट्स का जो जो आपके कॉफिशिएंट्स है, सिर्फ आपको कॉफिशिएंट्स के सम करने हैं, ठीक है जी, सम ऑफ दी कॉफिशिएंट। तो सम ऑफ दी कॉफिशिएंट जो है वो 2 रेज टू दी पावर n बनता है। ये हम लोगों ने बहुत बारी किया हुआ है। तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि आपके पास 1+x रेज टू दी पावर 5 है, 5 की जगह पे 50 भी होता तो भी हमें फर्क ना पड़ता। तो आप बोलते हो कि इसका जो कॉफिशिएंट का सम है वो 2 रेज टू दी पावर 5 आएगा।
आगे आगे बोलते हैं कि 29th क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं कि जो आपकी टर्म है उसमें कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसमें x ना आए, तो जिसमें x नहीं आएगा वो कौन सी टर्म होएगी? तो अगर ये हम आपके ध्यान में हो tr+1 हम लोग निकालते हैं तो वो 6cr, साथ में 2x रेज टू द पावर r, साथ में 1/3x रेज टू द पावर 6 माइनस r, और साथ में ये चीज आपके पास बनती है। तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x करनी है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू 3 कर देते, ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू 3 कर देते हो तो x कट जाएगा। तो जब आप ये कट देते हो, करवा देते हो, कट करवा देते हो, ये हम लोगों ने नोट्स में ना इसके शॉर्टकट भी लिखे हुए, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये 6c3 2 रेज टू दी पावर 3 और 1/3 रेज टू दी पावर 3 लिख देते हैं, तो ये आपके पास आंसर बन जाता है। 29th क्वेश्चन के बाद बोलते हैं 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो है या 1 या 0, जब x जो है वो रैशनल नंबर है और जब जो है वो x रैशनल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल हो तो कुछ। ये अगर आपके ध्यान में हम लोगों ने किया हुआ है, वो ये होता है कि अगर आपके पास फंक्शन है और वो मान लीजिए कि आपको phi x और psi x की फॉर्म में दे दी, कोई ऐसा पॉइंट आए जिसके ऊपर phi x इज इक्वल टू psi x हो जाए, उस पॉइंट पे ये अपने आप ही कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। पर जिस पॉइंट पे ये सेम नहीं है उस पे ये जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास जो है ये मेरे पास एक x है, एक 1 माइनस x है, x बिलोंगिंग टू ये सेम क्वेश्चन। तो मैं बोलता हूँ कि क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर ये कॉन्टिन्यूस हो जाए? आप बोलते हैं हाँ जी हो सकता है। x और 1 माइनस x को इक्वेट कर दो, x इज इक्वल टू हाफ। तो कल को अगर हमारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन डाल दें तो वो बोलेंगे कि बताओ कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर, कितने पॉइंटों के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है, किस पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया उसमें 1 0 दी है, अगर आप 1 इज इक्वल टू 0, वो तो देखो पॉसिबल नहीं ना, 1 इज इक्वल टू 0 तो होएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है ये किसी हाल में कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आगे आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोलते हैं कि एफ एक्स जो है वो आपके पास है साइन 1/x, और साथ में दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, और 0 दिया हुआ है जब x इज इक्वल टू 0 जो है ये आपको दिया हुआ है। अब वो बोलते हैं कि जो आपको इंटरवल है वो दे दिया उन्होंने 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझते हैं, अगर वो 0 से लेके इन्फिनिटी इंटरवल ना देते, कोई इंटरवल दे देते, फॉर एग्जांपल 1 टू इन्फिनिटी दे देते, कुछ मर्जी इंटरवल दे देते, 0 ना इंक्लूड करवाते, 0 के ऊपर इस फंक्शन को प्रॉब्लम आती है। आपको दिख रहा है, अगर आप 0, ये नहीं कि हमने 0 इसमें पुट करना है। देखिए अगर आपको कोई बोले ना f0 निकालो तो आप बोलोगे 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे उन्होंने फंक्शन की वैल्यू 0 दे दी। पर जो आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है साइन 1/x, वो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है जी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो आप बोलते हो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है, पहले क्या होता है, पहले होता है लिमिट एग्जिस्ट करवाएं, फिर बोलते हैं कॉन्टिन्यूस करवाएं, फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आता है। हमारे केस में लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, कॉन्टिन्यूटी या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ लेते कि लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो भी आप बोलते नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है जी। आगे 32nd क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो आपके पास ये एफ एक्स जो है वो x+2 की मॉड दिया हुआ है, बोलते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल करवाना है। मॉड फंक्शन जो होता है वो वी शेप ग्राफ बनते हैं, सॉरी, जो मॉड फंक्शन होते हैं वो वी शेप ग्राफ बनते हैं। ये -2 है, इस तरह से आपका समझते हैं ना आप लोग, ये वी शेप ग्राफ बनते हैं। तो -2 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये कॉर्नर ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर ले जाता है तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे टूट जाती है, यहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल आ जाता है। आपको बोले कि कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस ये हर जगह पे है, कॉन्टिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की प्रॉब्लम है, उसके अलावा डिफरेंशियबिलिटी की भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये आपको उन्होंने जो भी फंक्शन वगैरह दे दिया, बोलते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकाल लो 2 के ऊपर। तो आपको ये देखना है कि जो आपका फंक्शन है वो एक्चुअली में है क्या। तो आप देखते हो कि एक आपको 1 और एक आपको ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो आपका एक 1 और एक 3 है। 1 के पीछे पीछे जो आपका फंक्शन है
वन के पीछे पीछे जो आपका फंक्शन है वो है -x-1, और ये वाला जो मॉड वाला फंक्शन है, और दूसरे वाला वो भी माइनस। ये कब है? जब आप वन के पीछे पीछे हो, x इज लेस देन 1। फिर आप वन क्रॉस कर जाते हो, जब वन क्रॉस कर जाते हो मॉड को, तो फर्क ये जो x-1 की मॉड है इधर इधर नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, पर x-3 अभी वेट कर रहे हैं। क्यों? किस चीज की वेट कर रहे हैं? x-3 की मॉड कहता है मैं भी पॉजिटिव होऊंगा, पर मैं 3 के आगे पॉजिटिव होऊंगा। आप x इज इक्वल टू 3 को क्रॉस कर जाते हो, अब ये दोनों जने पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर आपको कोई बोले कि इस फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो भी आपको देखनी पड़ती है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है जी, ये चीज जो है ये आपके पास बन जाती है। अब आपको बोलते हैं 2 पॉइंट। जब आपका x इज इक्वल टू 2 था, तो ये आपका फंक्शन था। क्या फंक्शन था? फंक्शन था, आपको चेक कर सकते हो, फंक्शन था आपका 2। तो अगर आपको बोलते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन खुद कौन है? fx2 है, तो डेरिवेटिव कौन है? डेरिवेटिव तो 0 है फिर। ठीक है जी। आगे 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये tan x जो भी ये दिया हुआ है, y जो है वो आपको tan इनवर्स, ये ना cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x थी। अगर मैं cos x से डिवाइड करवा देता तो ये 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x बन जाता। अगर मैं यहाँ पे cos कॉमन निकालूं ऊपर नीचे, तो ये 1 माइनस tan x 1 प्लस, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? इस तरह से आ जाता। कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप कर दो, या आप ऐसे सोच लो कि cos x को कॉमन निकालना है ऊपर नीचे से, तो ये बन जाएगा। एज ए रिजल्ट ये tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x ऐसे बन जाएगा। तो ये tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x बन जाएगा। ये कट जाएगा, तो ये पाई बाय 4 माइनस, मेरा कहने का भाव ये कि उन्होंने फंक्शन देखने में बहुत बड़ा सा दिया हुआ, अब उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना, पहले उसे सॉल्व कर लेना, ये बन जाएगा। आगे डेरिवेटिव तो फिर एक सेकंड में -1 आंसर आपका आ जाएगा। 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपके पास एक एफ एक्स फंक्शन है, वो साइन एक्स है, और जो इंटरवल है वो 0 से लेके पाई तक दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि उसके ऊपर रोल थ्योरम लगा दें। रोल थ्योरम लगा के सी की वैल्यू फाइंड करें। अब ये पंजाबी लोगों वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, कि सी क्या चीज होती है। पहले ये तो बताओ, एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो और दूसरी बात एंड पॉइंटों के ऊपर वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, उस पॉइंट का नाम सी रखा जाता है। अगर किसी और पेपर में ये क्वेश्चन आता तो कैसे आता? वो बोलते कि देन अ पॉइंट सी belonging to the interval 0, pi by 2 open such that f derivative c is equal to 0 is। इन्होंने सीधा ही लिख दिया कि c कौन सा आएगा, तो वो आपको खुद फील कर लेना है। ठीक है ना? तो आप f डेरिवेटिव जो है वो उसे इक्वल टू 0 करते हो, मतलब cos x को आप 0 करते हो, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली फिर पाई बाय 2 आएगी, तो मतलब आपका c जो है वो पाई बाय 2 आएगा। आगे आगे आपको बोलते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, जो भी ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर, वो करके देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना कोई हमारे लिए बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, ये तो बात आप लोग समझते ही हो सारे। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने ये बात बोली कि इसका डेरिवेटिव कर दो। जब आपने इसका डेरिवेटिव किया फंक्शन का, एफ डेरिवेटिव जब आपने निकाला, तो आप ये देख सकते हो कि जो आपका एफ डेरिवेटिव है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा, कैसे करते होते हैं वो, u बाई वी रूल। u बाई वी रूल 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1, और साथ में डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। बाद में लॉग वाली टर्म भी है, लॉग वाली टर्म जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आप कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो आप देखते हो कि ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और साथ में बन जाएगा -1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, तो 1 मिनट इसको रब करके दोबारा करें। 36 क्वेश्चन जो है, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है वैसे तो आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो, डेरिवेटिव निकालते हो तो कोशेंट रूल आप लगाते हो, कोशेंट रूल आप लगाते हो तो आप बोलते हो कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस का साइन, फिर साथ में एक्स, और साथ में जो है वो आपके पास 1 आ जाता है, डिवाइडेड बाय आ जाता है, 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर आ जाता है, और साथ में लॉग का डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, वो तो डायरेक्टली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ही बनेगा। तो आपके पास ये चीज जो है ये बन जाती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स आप कॉमन निकाल लो, साथ में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, साथ में आ जाएगा -1। तो आप देखते हो कि ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाता है, और साथ में -x अपॉन 1 प्लस
x जो है वो आपके पास बच जाता है। x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, x अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर और नेगेटिव दिया, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर x है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था, पर लकीली उन्होंने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब जो आपके पास ये f डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो फिर ये md होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। 37th क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन में बोलते हैं कि sin x इंटू कॉस एक्स प्रेजेंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई हम लोगों ने वो नहीं करना, डेरिवेटिव कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया, डबल डेरिवेटिव निकालना ना, कुछ नहीं। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि ये 1/2 sin 2x है। अब sin 2x को बोलो, बताओ तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। कहता मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है। इसका मतलब जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आएगी। 38th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमारे पास जो है, जो y है वो इक्वल टू log x की मॉड दिया हुआ है। ठीक है जी, x की मॉड जो है वो हमें दिया हुआ। तो आप क्या करते हो, आप ये बात बोलते हो कि डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करने फिर अब ये देखना पड़ेगा, या तो आपका x जो है वो, या तो आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। अगर x ग्रेटर देन 0 है फिर तो आपको पता है, फिर तो सिंपल वो मॉड खुल जाता है, x रह जाता है। या फिर अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो ऐसे हो जाता है। समझते हैं आप लोग बात, x माइनस मॉड x जो है वो माइनस x में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज है। अब मैंने आपको बोला डेरिवेटिव करना है, आपने बोला डेरिवेटिव कौन सी बड़ी बात होती है, डेरिवेटिव मतलब 1/x हो गया अगर x ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 है फिर -1 माइनस एक्स आ गया, पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे -1 आ गया, तो x लेस देन 0 के लिए ये डेरिवेटिव है आपका। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/x डेरिवेटिव आना है, चाहे आप x पॉजिटिव रख लो चाहे आप x नेगेटिव रख लो। देख लो आपके सामने ही है। आगे आगे जो है वो आपको दिया हुआ है 39th क्वेश्चन। तो 39th क्वेश्चन में बोलते हैं कि 1/x log x जो है वो दिया हुआ है, और ये तो देखिए सिंपल सी बात है ना कि 1/x दिया हुआ है, साथ में log x दिया हुआ है, तो log x का डेरिवेटिव पड़ा तो log log बन। मान ली ये तो एक तरीका हो गया इंटेग्रल करने वाला। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है इंटेग्रल कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन दिया उनका डेरिवेटिव करके देख लीजिए कि इंटेग्रल बनता है कि नहीं बनता। जैसे ए ऑप्शन है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करता तो 1/x आ जाता, पर इंटेग्रल में 1/x साथ में log x भी है, वो नहीं आएगा। फिर बी ऑप्शन जो है इसमें log log x दिया हुआ है, पहले log का डेरिवेटिव किया 1/log x, फिर अंदर वाले log का डेरिवेटिव किया 1/x, ये बनता है, तो बी आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते। आगे आगे जो है वो आपको दिया हुआ 40th क्वेश्चन, कहते हैं 1 से लेके 2 तक x माइनस 1 की मॉड dx जो है ये करना है। तो आप बोलते हो कि 1 से लेके 2 का मतलब क्या हुआ, ये 1 है, 1 के पीछे पीछे x माइनस 1 की मॉड नेगेटिव है, 1 के आगे आगे पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड तो आपके लिए वो उन्होंने जान के डराने के लिए आपको मॉड लगाया, मॉड है नहीं, खत्म हो चुका मॉड। x माइनस 1 dx आपके पास बचा था, आगे इंटेग्रल करना वो तो आप अपने आप कर लोगे। फिर उसके बाद 41st क्वेश्चन जो है ये आपको दिया हुआ है। 41st क्वेश्चन जो कहते हैं कि -π/2 टू π/2 जो है cos x का अगर इंटेग्रल करते तो क्या आता। मैं आपको सिंपल सी, मैंने हम लोगों ने कई बार ये बात की है कि जो cos x होता है या sin x होता है, डजंट मैटर, उसमें अगर आप 90 डिग्री को, 90 डिग्री का एरिया अगर देखोगे, 90 डिग्री का एरिया 1 बनता है। इन्होंने इधर वाली साइड -π/2 भी दी हुई है, तो 1 एरिया इसका और 1 एरिया जो है वो इसका, दोनों का 1 एरिया बनता है, तो टोटल इसका 2 एरिया बनेगा। इवेल्युएट करना चाहते हो इवेल्युएट कर लो, वो आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इवेल्युएट करोगे तो आप बोलोगे ये sin x है, sin x में -π/2 पुट कर दो, π/2 पुट कर दो, ऐसे आ जाएगा, एक ही बात है। या ये हो गया फर्स्ट मेथड डायग्राम वाला, ये हो गया सेकंड मेथड इंटेग्रल वाला। एक कईयों को प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेग्रल बहुत अच्छी लगती हैं, वो बिना बात से प्रॉपर्टीज लगाने के शौक में मतलब लगे रहते हैं। वो बोलेंगे cos इवन फंक्शन होता है, अगर इवन फंक्शन होता है तो ये 2 टाइम्स 0 टू π/2 और साथ में cos x dx जो है वो आ जाएगा। फिर भी देखिए आंसर तो 2 ही आना है ना। चलिए, तो आगे जो है हमें क्वेश्चन देते हैं 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन में बोलते हैं, 42nd क्वेश्चन में हमें बोलते हैं कि एक, अब ये देखो, ये ना इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की चीज, तो आपको बोलते हैं 0 से लेके 4 तक है, इसको dx कर दो, 0 से लेके 5 तक है, इसे dy कर दो। फर्क कोई नहीं है, dx dy फालतू में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई फंक्शन तो दिया नहीं हुआ साथ में, तो इसका 4 आ जाता है, इसका 5 आ जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद जो है 43rd क्वेश्चन,
अब ये 43rd क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एलिप्स दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये हम लोगों को एलिप्स दिया हुआ है, तो बोलते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द आर्क ऑफ द कोनिक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपका एलिप्स है इस तरह से, इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बनेगा। फिर वही बात है, हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस की है, मैथ्स वाले पेपर में क्वेश्चन आया था, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। एस्ट्रॉइड होता है, इसकी डायग्राम ऐसे बनती है, ऐसे करके इसकी डायग्राम बनती है। जो एलिप्स है ये वाला जो दिया हुआ है, ये एलिप्स दिया हुआ है। कल को अगर जब एग्जाम होएगा दोबारा उन्होंने नया क्वेश्चन बना के डालना, उसमें सर्कल बना के डालना। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, एक होता है निकालना एग्जाम के अंदर बैठ के सॉल्व करना, दूसरा होता है हमें आंसर पहले ही पता हो। जैसे ये हमारे, जब हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया उसमें भी हम लोगों ने यही बात डिस्कस की थी, इसमें भी मैं आपको बताने लगा कि एक पॉइंट दिया 0 0, दूसरा दिया a0, तीसरा दिया 0a, चौथा पॉइंट 0b सॉरी, और चौथा पॉइंट जो है वो कुछ दिया हुआ है 4a/3 और 4b/3, इस तरह से करके कुछ दिया। 0 पॉइंट कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं आता, ये फिजिक्स का बेसिक लॉ है। तो ये 3 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंटों पे तो कभी भी आपका जो है वो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तीनों पॉइंट आप पहले ही काट दो, यही आपका आंसर है। हाँ ये हो सकता है कि कोई जो पेपर बनाने वाला है वो ये लेक्चर सुन ले, उसको पता चल जाए कि बच्चे ऐसे ही ऑप्शन काट देते हैं, फिर वो ऑप्शन कैसे डालेंगे, वो बोलेंगे बताओ a/3 पे आता है, कॉमा b/3 पे आता है, 2/3 पे आता है, कॉमा 2/3 सॉरी 2a/3 पे आता है, 2b/3 पे आता है, 3a/3 पे आता है, 3b/3 पे आता है, 4a अपॉन जो भी है, मतलब ये इस तरह से 3 पे आता है, और 4b/3 पे आता है, इस तरह से। फिर आपको मैनुअली निकालने की जरूरत है, इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है फिर भी। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो फिर भी हम लोगों को एक बार देख लेना चाहिए कि जो x बार है वो होता है रो डी एस का इंटेग्रल डिवाइडेड बाय रो अकेला ds का इंटेग्रल, और y के लिए अच्छा यहाँ पे रो x dx का ds का इंटेग्रल, साथ में रो ds, और दूसरा आपके पास बनता है y के लिए सेम ही होता है, बस रो x की जगह पे y हो जाता है, ये बनता है। अब यहाँ पे dx क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। dx यहाँ पे होता है आपके पास, जिसे आप बोलते हो dx की स्क्वायर प्लस dy की स्क्वायर की अंडर रूट, ये चीज है ये होती है। तो हम लोगों को करना क्या, हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को सिंपली जो है वो ये जो अपना ds है पहले आप निकाल लो, ये a cos थीटा b sin सारा इसमें पुट कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच बीच में आ जाती है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें आपको बोलते हैं कि एक इक्वेशन है dy बाय dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है जी। तो आपको बोलते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड कर दीजिए। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि पहले तो इसे ओरिजिनल फॉर्म में लेके, ओरिजिनल मतलब बेसिक फॉर्म जो होती है उसके अंदर आप इसे लेके आने की कोशिश करते हो, आप एलसीएम वगैरह सारा करते हो। तो एलसीएम करके आपके पास ये बन जाता है, आप देख सकते हो एक्स डी वाई प्लस साथ में बन जाता है एक्स वाई -1 माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये जो आपकी इक्वेशन है ये दे देते हैं। अब ये जो एग्जैक्ट इक्वेशन वाला जो हमारा जो चैप्टर होता है वो वाला क्वेश्चन जो है ये बन जाता है। अब उसके अंदर 4 मेथड, मेनली 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के फॉर्मूले जो हैं वो दिए गए हैं। पहला है कि इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, हमारे केस में नहीं है। दूसरे केस में होना चाहिए कि सारी टर्म्स x मल्टीप्लाई y की टर्म में होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तीसरा जो है इसमें बोलते हैं कि अगर आप कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय n करते और वो फंक्शन ऑफ x आ जाता, तो e रेज़ टू द पावर फाई x जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। या आप कर्ल m बाय कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y डिवाइडेड बाय m करते और वो फंक्शन ऑफ y आ जाता, तो e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता। हमारे केस में देखते हैं, मतलब करके देखना पड़ता है। देखिए ये चीज तो सेम रहती है, इसमें सिर्फ नेगेटिव का अंतर है।
ठीक है जी। तो आपको पता है कि पहले दो रूल जो है होमोजेनियस वाले, x मल्टीप्लाई y वाले, वो लगने नहीं है, तो इन दोनों में से एक ही लगेगा, और अपने पास एक मेथड होता है पर वो किसी काम का नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि इसके ऊपर ये लगा के देखो। तो मैंने पहले ये वाला लगाया, जब मैंने ये लगाया तो देखता हूँ ये मेरा m है, कर्ल m बाय कर्ल y किया तो x माइनस 1, फिर उसके बाद कर्ल n बाय कर्ल x, ये आपका x है, इसका डेरिवेटिव किया 1, डिवाइडेड बाय जो है वो आपने करना है n। n कौन है, ये n है, x से आपने डिवाइड किया, तो ये आप देखते हो कि ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 बाय x। ये आपका क्या बन गया, ये 5x बन गया। हम चाहते थे कि उसके अंदर सिर्फ x आए, x ही बचा, देख लो 1 बचा 2 बाय x बचा, तो ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर 1 माइनस 2 बाय x dx जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बनना चाहिए। आप क्या करते हो, आप इसके ऊपर इंटीग्रल लगाते हो, इंटीग्रल लगाते हो तो ये बनता है e रेज़ टू द पावर x माइनस 2 log x। तो e टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर log x की पावर माइनस 2। तो मेरा समझाने का भाव ये है कि ये चीज जो है ये बन जाती है। तो ऑप्शन में ये दिया नहीं हुआ तो ठीक है, फिर जो ऑप्शन है उन्होंने गलत दिए हुए हैं, इसका मतलब यही हुआ। फिर 45 क्वेश्चन जो है उसमें बोलते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो हमें फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप बोलते हो कि 4d2 प्लस 4d माइनस 3 और e रेज़ टू द पावर 2x है, तो जहां जहां पे d है वहां वहां पे 2 पुट कर दो, पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4, ये बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 3, ये आपका इंटीग्रल जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाता है। 46th क्वेश्चन जो है इसमें बोलते हैं कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है, ठीक है जी, वो 0 दिया हुआ है। आप इसका मॉड कर दो, मॉड करके स्क्वायर कर दो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू डॉट विद u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये मॉड स्क्वायर मतलब सिंपल होल स्क्वायर का a प्लस बी प्लस की होल स्क्वायर बन जाती है एक तरह से। तो ये बनेगा आपका u मॉड की स्क्वायर, v मॉड की स्क्वायर, फिर w मॉड की स्क्वायर, फिर बन जाएगा 2 इंटू यू वी, फिर वी डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू यू, डॉट 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 आप खुद लगा लेना, ठीक है। ये चीज बन जाती है और ये चीज इक्वल टू 0 है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, जो वैल्यूज है वो आपके पास है 3 4 5। 3 4 5 मतलब 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 25 और 5 की स्क्वायर 25, 25 टोटल 25 25 50 हो गया। 2 हटा देंगे तो 25 बन गया। तो इसकी वैल्यू -25 होनी चाहिए। ये जो आपसे पूछा हुआ इसकी वैल्यू -25 आ जाती है। एग्जाम में बैठते हैं ना, ऐसे जल्दी कर लेना चाहिए। 47th क्वेश्चन जो है वो तो आप देख सकते हो कि देखिए इसे ऐसे समझिए कि आपका डायरेक्ट जो है वो एक तरह से फॉर्मूला ये कि अगर आप a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए करोगे डॉट प्रोडक्ट, तो वो ट्वाइस ए बी सी ही बनेगा, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है जी। ये बनेगा 0, सॉरी ट्वाइस टू ए बी सी बन जाता है आगे। अच्छा मैं आपको इसका, अगर आपको ज्यादा है कि हाँ जी करके ही देखना चाहिए, तो मैं आपको इसका एक तरीका भी बता देता हूँ। आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, ये फॉर्मूला है, मान लेते किसी को फॉर्मूला नहीं आता, आप बोलोगे हम क्या करें, फॉर्मूला तो आता नहीं है, तो आप बोलते हो ए को आई ले लो, बी को जे ले लो और सी को के ले लो, ठीक है जी। इस तरह सबसे इजी रहता है। उससे आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बन जाएगा। उसका आपको बोलते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए a प्लस बी करेंगे मतलब 1 1 0, b प्लस सी करेंगे मतलब 1 1 0, फिर c प्लस ए करेंगे मतलब 1 1 0, ये बन जाएगा। इसको आप इवेल्युएट कर लो। और दूसरी तरफ आपके पास जो ए बी सी है, ये आई जे के, मतलब आई जे के का जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो तो सिंपली सीधे ही 1 आ जाएगा। तो चेक कर, आप खुद करके देख लेना, जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो आंसर 2 बनेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ट्वाइस है, ठीक है जी। ये शॉर्टकट है अगर आप ऐसे करना चाहते हैं। वैसे तो फॉर्मूला अगर पता है तो उससे अच्छा शॉर्टकट कोई होता ही नहीं है। अच्छा आगे बोलते हैं कि वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में सारे रियल नंबर्स पड़े हैं, बेस में क्यू पड़ा है, तो डायमेंशन कितनी आएगी, डायमेंशन इन्फिनिटी आती है। आर ओवर क्यू की डायमेंशन जो है वो इन्फिनिटी है। आर ओवर आर की डायमेंशन कितनी है, 1 है। सी ओवर आर की डायमेंशन कितनी है, 2 है। सी ओवर क्यू की डायमेंशन कितनी है, इन्फिनिटी है। जब भी बेस में क्यू आ जाए, अच्छा क्यू ओवर क्यू, क्यू ओवर क्यू की फिर इसकी नहीं इन्फिनिटी लिखनी, इसकी 1 ही है, ठीक है जी। अगर अपने आप के साथ कोई है तो 1 है, अदरवाइज अगर बेस में क्यू आ गया फिर डायमेंशन इन्फिनिटी बनेगी। अच्छा आगे जो है वो आपको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग
एक जो लाइन है उसको बनाने के लिए एक तो पॉइंट दे दिया ये वाला 3, 6, दूसरा पॉइंट नहीं दिया, दूसरा उन्होंने 2 पॉइंट दे दिए, कहता है इसका मिड पॉइंट निकाल लेना। अरे 10वीं के बच्चे को बोलोगे तो वो भी मिड पॉइंट निकाल देगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ही करना है। तो अगर आप a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आंसर जो है वो आपके पास 1,2 आ जाएगा। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। इसकी इंक्लिनेशन निकालनी, इंक्लिनेशन मतलब स्लोप निकालनी है, स्लोप i2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये निकालेंगे तो 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस 3। तो ये आपके पास स्लोप जो है ये आ जाती है, अपने आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो जब अच्छा स्लोप आएगी फिर उसे इक्वल टू एंगल भी निकालना है, tan थीटा के इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है आप देखते हो कि इसकी वैल्यू नेगेटिव बनती है, -4 आती है, इधर से -1 आती है। तो थीटा की वैल्यू जो है फिर वो 135 डिग्री मतलब 3π/4 आनी चाहिए। नेगेटिव आ गया ना, मतलब 90 डिग्री से तो ऊपर ही जाएगा ना फिर। 50th क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपके पास जो है एक x²/9 y²/5 जो है वो इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आपको बोलते हैं कि बताओ कि अगर आप इसका लेटेस्ट रेक्टम निकालोगे तो एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम 2b² होता है। अपने लिए a कौन है 3, b कौन है √5 और 2 तो चलो 2 है ही। तो 2 × 5 डिवाइडेड बाई 3 तो ये 10/3 बन जाता है। ठीक है जी। तो ये हम लोगों के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देते हो सिर्फ एक 44th क्वेश्चन है जो हमें सोचना चाहिए कि इसको करने में टाइम लग रहा है। देख लो काफी सारा मैनुअली सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता था अगला हमें पहले इक्वेशन बना के दे देता, फिर भी हमें कम टाइम लगता और हमें पता भी चल जाता कि हाँ एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन है, फटाफट फटाफट करना। ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इसमें टाइम लगता है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं है, ठीक ठीक क्वेश्चन हैं। तो वैसे भी जब आप साइंस का पेपर करने बैठते हो तो आपको 100 मतलब क्वेश्चन जो उसमें से भी करने होते हैं। तो 150 मिनट्स अगर आपके पास है तो आपको ये सोचना है कि 30 मिनट में हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करें मैथ्स के, और 2 आवर मतलब 120 मिनट आपको जो है वो 60 मिनट जो है वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए आपको मिले, तो जाके हम लोगों को लगता है कि आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है वो दे पाओगे। ठीक है जी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनके डायरेक्ट आंसर्स हैं वो आप देखो, देख के, या जैसे एक आपको सीक्वेंस का क्वेश्चन आया था कि p greater than 1, तो क्वेश्चन देखते सारी आपने टिक मारना है। ऐसे ही आपको डुअल का प्रॉब्लम, डुअल प्राइमल प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन आया था वो आप देखते हो, क्वेश्चन देखते ही आपने टिक मारना है। मैंने तो आपको सारा सॉल्व करके दिखाया, आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। चलिए।